हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। स्पेशली ये वीडियो मैंने 10th क्लास के लिए बनाया है। निर्देशांक ज्यामिति या ज्यामिति की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 10th क्लास में आके ही ये टॉपिक पढ़ रहे हो। 10th क्लास से पहले भी आप लोग ये पढ़ चुके हो, 9th क्लास में, इवन छोटी क्लासेज में भी आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हो। यहाँ पे जो 10th क्लास से पहले आप लोगों ने स्टडी की वो एक तरह से यूक्लिडियन ज्यामिति थी। जो 10th क्लास से पहले आपने पढ़ा वो यूक्लिडियन ज्यामिति, ये इसको बोला जाता था। इसके बाद जो हम लोग 10th क्लास का मैटर पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में जो टॉपिक है आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसे आप लोग बोलेंगे वैश्लेषिक ज्यामिति। अच्छा, इसको यूक्लिडियन ज्यामिति बोला और इसको वैश्लेषिक ज्यामिति बोला, ऐसा क्यों? इसको वैश्लेषिक ज्यामिति इसलिए बोला क्योंकि बेटा इस वैश्लेषिक ज्यामिति में अगर किसी बिंदु की स्थिति को हमें दिखाना होता है तो वहाँ हम कुछ अंकों का या गणितीय अंकों का इस्तेमाल करते हैं। उन गणितीय अंकों को ही हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल से यूँ समझें कि मेरे पास कोई बिंदु P है। ये बिंदु P किसी समतल में अगर उपस्थित होता है तो इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए मैं कुछ अंकों का इस्तेमाल करूँगा। उन अंकों को ही हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। जैसे मैंने इस बिंदु को 2,3 से दिखाया तो 2 और 3 यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक है। बात समझ में आई? अच्छा, वापस हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पे जाते हैं। ज्यामिति का मतलब होता है संरचना और निर्देशांक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे अगर हम लोग पढ़ें तो देखें कि वैश्लेषिक ज्यामिति में ऐसा क्या डिफरेंस था। वैश्लेषिक ज्यामिति में डिफरेंस ये था कि अगर हम लोग किसी बिंदु को दिखा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या किसी अंकों से दिखा रहे हैं, उसकी स्थिति को अंकों से स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन अंकों को निर्देशांक बोला। और वैश्लेषिक इसी ज्यामिति को वैश्लेषिक ज्यामिति इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अंकों को इस्तेमाल किया है बिंदु को दिखाने के लिए। बात समझ में आई? चलिए, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए हम लोग कार्तीय निर्देशांक पढ़ेंगे। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? कार्टेशियन ऑफ प्लेन। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? कार्तीय निर्देशांक को समझने के लिए बेटा मैं यहाँ इस बोर्ड पर 2 रेखाएं खींचूंगा। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, जैसे कि ये एक रेखा और इस वाली रेखा के लंबवत है। इस रेखा को मैं ये देख रहा हूं कि इस रेखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों रेखाओं को जहां पे कट किया उसके अलग अलग भागों को, इनको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, अक्ष जिनको बोला जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दो अक्षेस हमारे पास हैं, 2 अक्ष हमारे पास हैं। यहाँ पे जब मूल बिंदु से हम लोग राइट हैंड साइड पे जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड पे जब हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं तो ये वाली दिशा जो होती है ये हमेशा हमारी धनात्मक होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। और इसी के अपोजिट जब हम लोग दूसरी दिशा में चलना शुरू करते हैं मूल बिंदु से, तो इस दिशा को हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। इस सिरे को हम लोग एक्स डेज से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टू सेम यहाँ वाई एक्सिस पे भी है। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे भी जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जब इसी के अपोजिट आप नीचे जा रहे हो, मूल बिंदु से नीचे जा रहे हो, तो इसे हम लोग वाई डेज से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? ये है आपके कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक में अगर किसी बिंदु को दिखाना होता है तो उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि मान लेते हैं कि कोई बिंदु आपका यहाँ पे P है। ठीक है, ये बिंदु मैंने P ले लिया, ये आपका बिंदु P है। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे कि
मूल बिंदु सॉरी जो बिंदु है आपका P, इस बिंदु की मूल बिंदु से x अक्ष पे जितनी दूरी होगी वो आपका x निर्देशांक होगा, और y अक्ष से जितनी दूरी इस बिंदु की होगी वो आपका y निर्देशांक होगा। मैं यहां से क्या करूंगा, इस बिंदु से सीधे x अक्ष पे लंब डालूंगा। बात समझ में आ रही है? और इसी बिंदु से मैं y अक्ष पे भी लंब डालूंगा। यहां पे मैंने इसको m नाम दिया और यहां पे मैंने इसको n नाम दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, बिंदु P से अक्ष x अक्ष पे मैंने लंब डाला और बिंदु P से ही मैंने y अक्ष पे भी लंब डाला। मैंने जहां पे रेखाएं मिलती है उसको मैंने m नाम दिया और इसको मैंने n नाम दिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि x मूल बिंदु से इस m बिंदु की दूरी जहां पे कट कर रहा है इसकी दूरी मैंने x ले ली। मान लेते हैं कि मूल बिंदु से यहां तक की दूरी x है। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है y एक्सिस पे, तो इसको मैंने y ले लिया। ठीक है, तो ये जो दोनों जो डिस्टेंस है, दोनों जो दूरियां हैं, ये दूरियां इस बिंदु P की स्थिति को स्पष्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो मूल बिंदु से x अक्ष पे चलने वाली जो डिस्टेंस है वो, और y अक्ष मूल बिंदु से y अक्ष पे जो जितना हम लोग चल रहे हैं वो वाले डिस्टेंस, तो ये मूल बिंदु इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे। मतलब यहाँ पे P के निर्देशांक क्या होंगे, x और y। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बिंदु P के निर्देशांक हैं। हम लोग बिंदु P को x, y से दिखाएंगे। अच्छा, ये बात याद रखी जाए कि जो मूल बिंदु से x अक्ष पे हम लोग चल रहे हैं तो उस निर्देशांक को हम लोग पहले लिखेंगे और जो y वाला डिस्टेंस है उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। मैं यहां से इसको लिखूंगा, ये x निर्देशांक है और ये जो है ये y निर्देशांक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि किसी बिंदु को अगर मुझे दिखाना होगा, किसी बिंदु की स्थिति मेरे को यहां पे दिखानी होगी, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। सपोज दैट मेरे पास कोई बिंदु है, ये मेरे पास कोई बिंदु है या ये कोई बिंदु है, तो इन बिंदुओं की स्थिति को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई ग्राफिकल मेथड यूज करूंगा। ग्राफ में मैं आपको अच्छी तरह उसको समझा सकता हूँ कि किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग किसी समतल में किस तरह हम दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। किसी बिंदु की स्थिति हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए मैंने एक प्लेन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश, राइट। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मूल बिंदु है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो उसके चिन्हों का हम लोग कैसे पता लगाएं कि चिन्ह उसके किस तरह से होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी बिंदु के निर्देशांक धनात्मक हैं या ऋणात्मक, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, उसको कैसे हम लोग दिखाएं। तो जब मैंने किसी समतल में ये दो रेखाएं खींची, मतलब ये दोनों रेखाएं, ये एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, जहां पे रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं वो आपका मूल बिंदु है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो फिर देखें, जहां पे रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है तो ये दोनों रेखाएं इस समतल को 4 भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, जब ये रेखा दोनों इस समतल को 4 भागों में विभाजित कर रही है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक चतुर्थांश है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। बात समझ में आ रही है? ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। इसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह जब मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ूंगा, घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ूंगा, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद में ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एक बात ये ध्यान देने वाली है
कि एक नियम है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से या एक्स एक्सिस से हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में ही चलना है और वहीं से हमें नंबरिंग करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर ये ऐसे नहीं लेके हम लोग अगर ऐसे ले लेते हैं नंबरिंग, हम लोग ऐसे कर देते हैं तो क्या सही होगा? नहीं बेटा, ये गलत होगा, क्योंकि एक रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये डिसाइड किया गया है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, इसका रीजन आप लोग जब बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो आप देखें, इसको इस तरह से ना लिखें, इसको ऐसी जो नंबरिंग करेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी निर्देशांक आप लोग ले रहे हैं या कोई भी निर्देशांक जो हमेशा हमेशा धनात्मक ही होगा, हमेशा ही क्या होगा? ये धनात्मक, मतलब आपका एक्स अक्ष भी धनात्मक होगा और वाई अक्ष भी क्या होगा? धनात्मक होगा। सॉरी, एक्स निर्देशांक भी धनात्मक होगा और वाई निर्देशांक भी धनात्मक होगा। इसी तरह जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? क्योंकि ये एक्स अक्ष आपका ऋणात्मक है और यहाँ देखिए कि ये जो वाई अक्ष है ये धनात्मक है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले चतुर्थांश में जो आपका एक्स अक्ष होगा वो ऋणात्मक होगा और वाई अक्ष क्या होगा? आपका निर्देशांक क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होगा कि एक्स अक्ष भी आपका ऋणात्मक है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे जो होगा आपके एक्स निर्देशांक भी ऋणात्मक मिलेगा और वाई निर्देशांक भी क्या मिलेगा आपको? ऋणात्मक। यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं, यहाँ दोनों धनात्मक हैं, और यहाँ देखें एक्स अक्ष जो है, एक्स निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है और वाई निर्देशांक क्या है आपका? धनात्मक। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस क्या आपके पास? ऋणात्मक है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका जो एक्स निर्देशांक है वो भी ऋणात्मक है और वाई निर्देशांक भी क्या है? ऋणात्मक। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष जो है वो धनात्मक है और वाई अक्ष क्या है आपका? ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो एक्स निर्देशांक तो आपका धनात्मक होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा? आपका ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दोनों एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक धनात्मक मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स ऋणात्मक मिलेगा और वाई धनात्मक मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ऋणात्मक मिलेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक आपको मिलेगा। सपोज दैट हम लोग किसी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं, हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए मैं इसको रफ करूंगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। आप देखें इसको, ये मैंने एक्सिस वापस से प्लॉट किए हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर से इसको समझाऊंगा। इस जो आपका क्वाड्रेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए, इन क्वाड्रेंट्स को मैं नंबर दे देता हूँ। ये आपका ओ है, ओरिजिन हमेशा 0 0 पे होता है। यहाँ से हम लोग इसको 1 मैंने नाम दिया, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। ग्राफिकल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी के देखो, मैंने कहा था कि जब हम लोग एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको सभी धनात्मक लेने पड़ेंगे। ये क्या है आपका? पॉजिटिव है। और इसी के अपोजिट जब हम लोग चलते हैं मूल बिंदु से, तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक संख्याएं लेनी पड़ेंगी। तो ये आपका -1 होगा, ये -2, ये -3, ये -4 एंड ये -5। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी तरह जब हम लोग वाई अक्ष पे बात करते हैं तो वाई अक्ष में हम लोग जब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब धनात्मक दिशा में जब बढ़ रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग धनात्मक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, राइट। जब हम लोग इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक, मतलब -1 -2 -3 -4 एंड -5, राइट है। कुछ बिंदु मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ। देखिए जरा, मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, ये है, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और फोर्थ मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। हम देखेंगे कि इस बिंदु को मैंने P नाम दिया, इसको मैंने Q नाम दिया, इसको मैंने R और इसको मैंने S नाम दिया। अब हम क्या करेंगे? इन बिंदुओं की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। कैसे स्पष्ट करें? आप देख रहे हो कि यहां से इस बिंदु को
जब मैंने लंब डाला एक्स एक्सिस पे, मतलब इस बिंदु से मैंने एक्स एक्स पे लंब डाला, तो आप देख रहे हो ये 3 पे आके मिल रहे हैं, 3 पे आके कट कर रहे हैं। और इसी बिंदु से जब मैंने वाई एक्स पे लंब डाला तो आप देख रहे हो यहाँ भी 3 पे आके कट कर रहे हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको क्या मिलने वाले हैं, 3,3। बिकॉज आप जब मूल बिंदु से इधर इस बिंदु की तरफ बढ़ रहे हो, पी बिंदु की तरफ बढ़ रहे हो, तो एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में आपको 3 तक चलना पड़ रहा है, ठीक है। और तो आपका एक्स निर्देशांक क्या हो गया, 3। और इसी बिंदु से जब हम लोग पी बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको कितना चलना पड़ रहा है, 3 तक चलना पड़ रहा है। देन वाई निर्देशांक भी आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, राइट। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ और एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि प्रथम चतुर्थांश में सभी निर्देशांक आपको धनात्मक मिलने वाला है। देखिए दोनों धनात्मक है, 3 और 3। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मैं यहां से इसको लंब डालता हूं वाई एक्स पे, और एक्स पर भी मैं लंब डाल देता हूं। आप देखें कि एक्स जो है आपका -3 मिल रहा है और वाई क्या मिल रहा है आपको, 2। आप देख रहे हैं कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स मैंने बोला था एक्स निर्देशांक हमेशा ऋणात्मक होगा और वाई हमेशा धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो बिंदु आर से मैं एक्स अक्ष पे लंब डाल रहा हूं और वाई अक्ष पे भी लंब डाल रहा हूं। यहां भी स्थिति क्लियर है। देखो एक्स और वाई, इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक हमने बोला था कि ऋणात्मक होगा, और देखिए यहाँ पे x भी -2 है और y भी कितना है, -2। मतलब x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस बिंदु S से मैं जब इस पे लंब डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे मुझे x पे 2 पे मैच हो रहा है और ये -4 पे मैच हो रहा है। यहाँ पे आपका x निर्देशांक जो है वो धनात्मक है और y निर्देशांक क्या है, ऋणात्मक है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोगों को पॉइंट प्लॉट्स करने हैं, ठीक है। इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग फिर से लेंगे। एक एग्जांपल की बात मैं और करता हूँ, किस तरह से हम लोगों ने पॉइंट प्लॉट करने हैं किसी समतल में। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश। ये आपका मूल बिंदु है O, और ये आपका 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, राइट। और ये आपका है -1, -2, -3, -4 एंड -5, राइट है। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, राइट। एंड हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। बात समझ में आ रही है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो किस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे देखिए जरा कुछ पॉइंट्स। यहाँ पे वापस से मैं P नाम दे देता हूँ। मेरे पास है 3, -5, Q है आपके पास 2, 2 मैं ले लेता हूँ, R में यहाँ पे ले लेता हूँ -3 एंड -4, एंड S में ले लेता हूँ -2 एंड 5, राइट। ये चारों पॉइंट्स मुझे इस समतल में प्लॉट करना है। कैसे करें जरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बिंदु P है आपके पास। बिंदु P आप देख रहे हो किस चतुर्थांश में मुझे जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जो x निर्देशांक है वो धनात्मक है और y निर्देशांक आपको ऋणात्मक मिल रहा है। अब ऐसा किस चतुर्थांश में होता है जहाँ पे x निर्देशांक तो धनात्मक मिलता है और y निर्देशांक आपको ऋणात्मक मिलता है? चौथे क्वाड्रेंट में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलता है, x धनात्मक मिलेगा और y ऋणात्मक मिलेगा। तो आप देखिए मूल बिंदु से हम x एक्सिस पे धनात्मक की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव किधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम लोगों को -5, y एक्सिस पे -5 किधर मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ -5 तक जाऊँगा। ये आपका -5 और ये आपका 3। देन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, वही बिंदु आपका P है और उस बिंदु P के निर्देशांक क्या है हमारे पास, 3, -5। बात समझ में आ रही है। इसी तरह हम लोग 2, को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2, 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या है, धनात्मक हैं। x और y दोनों धनात्मक। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग देख रहे हैं कि मूल बिंदु से जब हम लोग x आपका धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो मूल बिंदु से हम लोग धनात्मक दिशा की तरफ बढ़ेंगे। धनात्मक दिशा की तरफ जब बढ़ेंगे
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 2, ये आपका 2 है, और y दिशा में हम लोग 2 तक बढ़ेंगे, 2 तक जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। देन मुझे कहाँ मिल रहा है, Q, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे Q मिल रहा है, और इसके निर्देशांक क्या होंगे आपके 2,2। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे R आप देख रहे हैं कि दोनों X और Y दोनों निर्देशांक आपको ऋणात्मक मिल रहे हैं। X भी ऋणात्मक है और Y भी ऋणात्मक है। X और Y जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ X ऋणात्मक है और Y भी ऋणात्मक है। X और Y जब दोनों ऋणात्मक मिल रहे हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कि आप पहले x की तरफ जाएं। x कितना जाना है, मूल बिंदु से -3 तक। -3 में पहुंच गया, ये रहा -3 आपका। यहां से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन ड्रॉ की। इसके बाद में मैं बात करता हूं -4 की। -4 किधर, y -4 है, y -4 आपका ये रहा, ठीक है। यहां से मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन सीधी परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दूंगा, एक लंबवत रेखा खींचूंगा। तो जहां पे कट करेंगी वहां पे जो बिंदु होगा आपका, वो बिंदु r होगा। ये आपका r बिंदु है। R बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -3 और -4। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरह से हम लोगों को किसी समतल में बिंदुओं को निर्देशित करना है, बिंदुओं को समझाना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु हमारे पास क्या है, जहां x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। मतलब x ऋणात्मक है और y धनात्मक है, तो हम लोग दूसरे चतुर्थांश में चले गए। दूसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे कि मुझे -2 जाना है। x कितना है आपके पास, -2। -2 का है मेरे पास, ये रहा। यहां से मैं एक सीधी रेखा खींच देता हूं, ये। इसके बाद में 5, y पे मुझे कितना जाना है, 5। 5 किधर मिलेगा मुझे, y एक्स पे, ये रहा 5। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस पे एक सीधी रेखा खींच दूंगा। जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं वो आपका कौन सा बिंदु है, बिंदु S। ये आपका S बिंदु है, और इसके निर्देशांक कितने हैं, -2 और 5, ठीक है। ये ध्यान रहे आपको कि हमेशा x निर्देशांक पहले लिखना है और y निर्देशांक आपको बाद में लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी समतल में, यहां पे हम लोगों ने पर्टिकुलर किसी बिंदु की बात की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी समतल में 2 या 2 से ज्यादा बिंदु आपको दिए हुए हों। जब 2 या 2 से ज्यादा बिंदु आपको दिए हुए होते हैं तो हम लोग ये सीधी सी बातें पूछ सकते हैं कि यार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी मुझे ज्ञात करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने को अभी हम लोग समझेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, यहां पे आप देखें जरा। समतल में दो बिंदुओं के बीच के मध्य दूरी। किसी समतल में दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चंस यहां से बनता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखें। क्या करते हैं, मान लीजिए कोई प्लेन आपके पास है, कोई समतल आपके पास है। ये आपके पास कोई समतल है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश है, ये y है और ये y डैश। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मेरे पास दो बिंदु हैं। ये बिंदु मेरे पास इस तरह से है, ये बिंदु P है, इसको मैंने P नाम दिया और इसको मैंने Q नाम दिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो x1 और y1 है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए इसके बाद में हम लोग Q बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि x2 है और y2 है, राइट है। चलिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या है, दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात की जाए, ये, ठीक है। दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहां पे कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं क्या करता हूं बेटा कि इस बिंदु P से x अक्ष पे लंब डाल देता हूं। x अक्ष पे लंब डालूंगा तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा। मैंने यहां पे m नाम दे दिया, ये मूल बिंदु है आपका, और ये मैंने m नाम दिया। इसी तरह मैंने बिंदु Q से x अक्ष पे लंब डाल दिया। जब मैं बिंदु Q से x अक्ष पे लंब डालूंगा तो जहां पे ये रेखा x अक्ष को कट करी उसको मैंने n नाम दे दिया। जब बिंदु P से मैंने लंब डाला तो जहां पे कट करी मैंने उसको m नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब आप देखें कि बिंदु
P से इस रेखा क्यू एन पे मैंने एक लंबवत रेखा खींची, इसको मैंने R नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आप देख रहे हैं कि बिंदु P के निर्देशांक आपको x1 और y1 नजर आ रहे हैं और बिंदु Q के निर्देशांक मेरे पास x2 और y2 है। आप देख रहे हैं कि बिंदु P की स्थिति को दिखाने के लिए मैंने इसके निर्देशांक यूज किए हैं और मूल बिंदु से यहां से दूरी, मूल बिंदु से ये वाली डिस्टेंस जो है M बिंदु तक की जो दूरी है वो आपके पास x1 है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आपकी x निर्देशांक होता है। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है आपकी, ये वाली जो दूरी है बिंदु P से, ये मैंने y1 ली। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मैं इस बिंदु Q की बात करता हूं। Q की बात करें तो मूल बिंदु से N तक की जो दूरी है वो आपकी x2 है। समझ में आ रही बात? और बिंदु N से बिंदु Q की y एक्सिस पे जो दूरी है वो आपकी क्या है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं y2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जितनी यहां पे देखें P से M तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही दूरी क्या होगी, ये वाली होगी y1। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि PQR एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से मैं P से Q तक की दूरी ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास P से R तक की दूरी होनी चाहिए और Q से R तक की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाग है ये इसका लंब है और ये जो है इसका आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार अगर मुझे पता हो, मुझे मिल जाए, तो मैं बिंदु P से Q तक की दूरी ज्ञात कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मुझे P से R तक की दूरी ज्ञात करनी होगी और Q से R तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। P से R तक की दूरी ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, हम लोगों ने लिखा भी है। देखो, O से M तक की दूरी आपके पास x1 है और O से ही N तक की दूरी आपके पास x2 है। तो क्यों ना मैं जब x2 में से x1 को घटा दूं, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये बीच वाली बचेगी, मतलब x2 माइनस x1 मेरे पास mn बचेगा और जितना mn है उतना ही pr है। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह हम लोग यहां भी करेंगे। मैं क्या करूंगा, y2 में से अगर y को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अब मुझे क्या हो गया, P से R तक की डिस्टेंस मिल गई और Q से R तक की डिस्टेंस मिल गई। आप चाहें तो इसको यहां पे लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और QR इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और बिंदु P से Q तक की दूरी मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे करें? हम क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेंगे, बौद्धायन प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं। बौद्धायन प्रमेय क्या कहती है? बौद्धायन प्रमेय हमेशा आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही हम लोग बौद्धायन प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। बौद्धायन प्रमेय क्या कहती है, मैं लिख देता हूं एक बार। बौद्धायन प्रमेय से, बौद्धायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। आपके पास कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज PQR में आप क्या कर रहे हैं, त्रिभुज PQR से। ठीक है, त्रिभुज PQR में हम लोग क्या कर रहे हैं कि PQ आपका कर्ण है, PR आपका आधार है और QR आपका लंब है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेट करते हैं। तो ये हो गया आपका PQ स्क्वायर बराबर आधार कितना आपके पास, PR, और प्लस लंब कितना आपके पास, QR, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज जमा दिया है पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास देखिए PR की वैल्यू है और QR की वैल्यू है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से PR का मान उठाएंगे और QR का मान उठाएंगे और क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, PR मिल जाएगा। PR मिल जाएगा, यही आपकी P बिंदु से Q बिंदु तक की दूरी होगी। तो हम लोग रख के देख लेते हैं।
ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी मुझे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, राइट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका होल स्क्वायर हटा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इसका होल स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा तो मुझे इधर रूट लगाना पड़ेगा। हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसका यहीं कर देता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट है। तो ये आपके सामने क्या निकल के आया, ये आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने बोला है x2 माइनस x1, ये दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। ये जो है आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है। अब बात यह है कि इस सूत्र का उपयोग कैसे किया जाए, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसका यूज करें, हम लोग वो चीज देखेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, ओके जी। एक आध एग्जांपल हम लोग इसको समझने के लिए लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। बिंदु 1,2 तथा 5,6 के मध्य या 2,3 ले लेते हैं, 5,6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, राइट। करते हैं। देखो हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ये वाला और ये वाला, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, एक डेरिवेशन हम लोगों ने किया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, मान लेते हैं कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। मान लेते हैं, माना कि बिंदु P 2,3 है तथा Q जो है वो 5,6 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा, अब देखें, पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारा। चलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने x1 और y1, x1 x2 और y1 y2 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे वैल्यू रखने में हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और एकदम गलती ना करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू मेरे पास 2 है और x2 इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, राइट। इसी तरह y1 इज इक्वल टू मेरे पास 3 है एंड y2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 6 है। आपको दिख रहा है। चलिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, उठा के मुझे एज इट इज फॉर्मूले में पुट करनी है। बहुत सिंपल ही आपका आंसर मिलेगा, बहुत सिंपल। ठीक है, रखते हैं, देखते हैं जरा। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा मुझे, x2 मेरे पास x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है मेरे पास 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है y2 मेरे पास 6 माइनस y1 3 और इसका होल स्क्वायर, राइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या होगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ, देखो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है 5 माइनस 2, पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 5 माइनस 2 मुझे कितना मिलेगा 3 और 3 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, कितना मिल रहा है आपको, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18, राइट। अंडर रूट 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 18 को मैं 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, देखो 9 इंटू 2 मैंने 18 को लिखा,
ठीक है। 9 का रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है, तो 9 का वर्गमूल बाहर मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और अंदर 2 पड़ा है। तो ये आपकी P और Q की दूरी होगी। बिंदु P से Q तक की दूरी आपको कितनी मिली, 3√2। बात समझ में आई। ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया।